बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामसुख किसान अपने बेटे विजय के साथ रहा करता था। रामसुख के घर में एक गधा था। उसका नाम वीरू था। उसकी छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी। रामसुख पूरी तरह से खेती पर निर्भर था, लेकिन पिछले 2 साल में पड़े सूखे के कारण उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। इसीलिए घर में खाने को अनाज नहीं था। न जाने क्यों ईश्वर गरीबों की इतनी परीक्षा लेते हैं। छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, वो भी बारिश न होने के कारण बंजर हो चुका है। हम दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन कभी पेट नहीं भरता। बेचारा वीरू भी दिन भर भोजन के लिए परेशान रहता है। बापू, मैं तो तुमसे कहता हूँ मुझे शहर जाने दो, पर तुम मुझे जाने ही नहीं देते। पड़ोस की जमुना काकी का बेटा भी शहर गया था। देखो, वो कितने अच्छे पैसे कमा कर आया है। मुझे भी शहर जाना है, ताकि मैं आपको और वीरू को अच्छे से जीवन दे सकूं। अरे पगले, तू शहर चला जाएगा तो मैं यहाँ पर अकेला रहकर क्या करूँगा? तेरे बिना मेरा जी कैसे लगेगा? वैसे भी मुझे शहर से डर लगता है। कई साल पहले मेरे पिताजी शहर गए थे और लौट कर नहीं आए। नहीं नहीं, तू शहर जाने की जिद छोड़ दे बेटा। इतने में दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। दरवाजे पर रामसुख का पुराना दोस्त लक्ष्मण था। वो पास के गांव में रहता था। जब भी वो रामसुख से मिलने आता तो उसके लिए कुछ अनाज लेकर आता था, ताकि दोस्त की मदद हो सके। रामसुख, अरे ओ रामसुख, देख मैं तेरे लिए कितने सारे दाल और चावल लेकर आया हूँ। जरा बढ़िया भोजन तो बना। बड़ी दूर से आया हूँ, भूख लगी है यार। और सुन, साथ में चारा भी लाया हूँ तेरे प्यारे वीरू के लिए। अरे जब भी तू मुझसे मिलने आता है, इतना सारा सामान लेकर आता है, और मैं गरीब तुझे अपने पैसों से भोजन भी नहीं करवा पाता। मत लाया कर ये सब। अरे क्यों ना लाऊं मैं तेरे लिए सामान? तू मेरा दोस्त है। देख रामसुख, मैं अभी जिस जंगल से होकर आया हूँ, वहाँ मेरे खास का बड़ा मैदान देखा है और आसपास के पेड़ों में भी फल लगे हुए हैं। तुम वीरू को वहाँ ले जाकर घास चरा दिया करो और अपने और विजय के लिए थोड़े फल तोड़ लिया करो। हाँ चाचा, आप ठीक कहते हो। हम तो किसी तरह अपना जीवन काट लेते हैं, लेकिन वीरू को खाना नहीं मिलने से बहुत तकलीफ होती है। इसीलिए हम कल ही वीरू को घास के मैदान में लेकर जाएंगे, ताकि वो भरपेट चारा खा सके। अगले दिन रामसुख वीरू को सुबह सुबह उठाता है। अरे ओ वीरू, उठ जा, आज तो तेरी चांदी होने वाली है। चल, तुझे बड़े घास के मैदान में लेकर चलता हूँ। वहां तू पेट भर कर भोजन खाना। तू खुश रहेगा तो हमें भी शांति मिलेगी। सच में मालिक, आप मुझे बड़े घास के मैदान में लेकर चलेंगे? कितने दिन हो गए मैंने अच्छे से कुछ खाया ही नहीं। कम से कम आज पेट तो भरेगा। रामसुख, विजय और वीरू तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वीरू दिन भर खूब घास चढ़ता है। रामसुख और विजय जंगल से फल तोड़कर खाते हैं। जब शाम हो जाती है तब वे घर की ओर लौटते हैं। वीरू उनके आगे चल रहा होता है। अब अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी घर की ओर निकलना चाहिए। रात हो गई है तो डाकुओं का आतंक हमें मुसीबत में डाल सकता है। तीनों जल्दी जल्दी चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक वीरू के चीखने की आवाज आती है। बचाओ मालिक, बचाओ मालिक, बचाओ, मैं कुएं में गिर रहा हूँ मालिक, मुझे बचाओ। अरे वीरू, तू कुएं में गिर गया। अब हम क्या करेंगे? कुआं पानी से भरा होगा, कहीं वीरू को कुछ हो ना जाए। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करो। बापू, अब हम क्या करेंगे? तू यही रुक बेटा, मैं कुएं में झांक कर देखता हूँ। हमें वीरू को कुएं से बाहर निकालना होगा, नहीं तो वो पानी में डूब सकता है, या फिर उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है, शायद कुएं के अंदर जाने का रास्ता है। रामसुख सीढ़ियों की सहायता से कुएं के अंदर उतर गया। अंदर जाकर उसने देखा कुएं में कोई पानी नहीं था,
बल्कि वहाँ पर दरवाजा बना हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कौन है? यहाँ पर कौन है जिसने मुझे जगाने की कोशिश की है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खबरदार, जो तुम मुझे मारने के लिए आए, मैं तुम्हें श्राप दे सकती हूँ। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। बूढ़ी स्त्री लेटी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। वो काफी जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। रामसुख ने जब ध्यान से देखा तब उसे पता चला कि दरअसल ये बूढ़ी स्त्री लगातार एक ही बात बोलती रहती है। लगता है कई वर्ष तक कुएं में रहने के कारण इस बूढ़ी स्त्री की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे सबसे पहले वीरू को ढूंढना चाहिए। वीरू, अरे वीरू, मुझे कहाँ फंसा दिया रे तूने? तभी रामसुख की नजर पास में पड़े एक पुराने बक्से पर पड़ी। देखने में मानो वो किसी खजाने का बक्सा हो। रामसुख ने जैसे ही बक्से को खोला, उसमें बहुत सारे सोने चांदी की मूर्तियां और सिक्के पड़े थे। रामसुख ने बक्से में से कुछ धन लेकर अपने कपड़ों में छुपा लिया और बक्सा चुपचाप वहीं रख दिया। तभी उसने देखा, अचानक उसके सामने बूढ़ी स्त्री आकर खड़ी हो गई है। रुको, तुम इस कुएं से कोई भी सामान लेकर बाहर नहीं जा सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। यदि तुम यहाँ से बाहर चले गए तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से कुछ धन ले जाने दो तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए पूरा प्रबंध कर दूंगा। यदि ऐसा है तो तुम यहाँ से थोड़ा सा धन ले जा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस कुएं के रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। और ध्यान रहे, इस कुएं में लौटकर कभी मत आना। कुएं का रहस्य केवल मेरे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए। ठीक है, मैं इस विषय के बारे में किसी से नहीं बताऊंगा। आप चिंता मत करिए, आप यहाँ पर आराम से रहिए। तभी रामसुख देखता है कि वहीं पर पास में गधा वीरू गुमसुम खड़ा है। रामसुख गधे वीरू के साथ धन लेकर कुएं से बाहर आ गया। वीरू रामसुख से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। अरे तुझे क्या हुआ है? तू क्यों गुमसुम है? कुछ तो बोल, अब तो हमारी गरीबी दूर होने वाली है। मैं अभी जाकर विजय को ये धन दिखाऊंगा, वो खुश हो जाएगा। फिर हम तीनों हंसी खुशी रहेंगे बेटा। कैसे बताऊं मालिक को कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बल्कि अब तो हम पर और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसी मुसीबत जिससे ये धन खत्म नहीं कर पाएंगे। रामसुख और वीरू कुएं के बाहर आ गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर रामसुख चौंक गया। दरअसल विजय अपनी जगह पर नहीं था। अरे अरे, मेरा बेटा कहाँ चला गया? यहीं पर तो था। उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया? हे ईश्वर, ये क्या हो गया? विजय, विजय, जल्दी चल, हम विजय को ढूंढते हैं। शायद उसे कोई जंगली जानवर लेकर गया हो। मैं मजबूर हूं। अगर मालिक को सत्य बताया तो वो दोबारा जाने का प्रयास करेंगे, फिर वहीं फंसकर रह जाएंगे। अभी के लिए मुझे मालिक को सच नहीं बताना चाहिए। हाँ मालिक, चलिए, हम विजय को ढूंढते हैं। जल्दी चलिए, वो यहीं कहीं आसपास होगा। रामसुख और वीरू ने जंगल में काफी देर तक विजय को ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। दुखी होकर रामसुख घर वापस आ गया। ऐसे धन का क्या लाभ जब मेरा बेटा ही मेरे साथ नहीं है। ना जाने कौन सा जंगली जानवर उसे लेकर गया है। ये कैसा धन है जिसके आते ही मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। हिम्मत रखिए मालिक, हिम्मत रखिए। विजय अवश्य सुरक्षित होगा। वो एक दिन घर लौटकर आएगा। हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सुरक्षित रहे। कुछ समय बीता। रामसुख के पास अब पहले से अधिक धन हो चुका था, लेकिन रह रहकर उसे विजय की बहुत याद आती थी और वीरू उसे सहारा दिया करता था।
लेकिन रामसुख की स्थिति को देखकर गांव वालों को उसके ऊपर शक होने लगा था। अरे देख, ये वही रामसुख है जिसके पास खाने को अनाज नहीं था, और अब देखो अचानक से इतना धनवान हो गया है। आखिर इसने ऐसा क्या किया है? कहीं ये कोई चोरी तो नहीं कर रहा है? जानना तो मैं भी यही चाहता हूं। एक समय था जब मैं उसके घर पर अनाज पहुंचाया करता था, लेकिन अचानक इसके घर में इतनी धन की वर्षा कैसे हो गई? मैंने तो इसे एक बार जंगल का पता बताया था ताकि यहाँ पर वो जाकर थोड़ा बहुत फल खा सके। सुना है इसके बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। ये और इसका गधा दोनों अकेले रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपने बेटे के बदले में धन मिला हो? कुछ भी हो सकता है भाई साहब, क्या पता। गिरधर सोचता है कि अगर वो रामसुख की शिकायत राजा के पास करे कि रामसुख ने गलत तरीके से धन इकट्ठा किया है, तो जरूर उसे दंड मिलेगा और वो फिर से पहले की तरह गरीब हो जाएगा। आखिरकार गिरधर राज दरबार पहुंच जाता है। महाराज, मैंने तो सुना है कि आपके राज्य में कोई बेईमानी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो लोग रातों रात धनवान बनते जा रहे हैं। महाराज, पिछले दिनों नगर में चोरी भी बहुत हुई है और नगर का एक गरीब किसान अचानक धनवान बन गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? चोरी की खबर तो सही है, लेकिन किसी के पास अचानक धन कैसे आ सकता है? और कौन है वो किसान जिसने रातों रात अमीर बनकर दिखाया है? गिरधर रामसुख की सारी बात राजा को बताता है। राजा को रामसुख के ऊपर शक होने लगता है। वो तुरंत मंत्री को आदेश देते हैं कि वो रामसुख को पकड़कर ले आए। आखिरकार रामसुख को पकड़कर दरबार में लाया जाता है। उसके साथ उसका गधा वीरू भी होता है। महाराज, आपने मुझे इस प्रकार अचानक बुलाया, क्या बात हो गई? मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तो खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक सैनिक मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए। मुझे तुम्हारी गतिविधियों पर संदेह है किसान। एक समय में तुम बहुत गरीब थे, लेकिन अचानक तुम्हारे पास इतना धन आ चुका है। तुम मुझे सच सच बताओ, कहीं तुम किसी चोरी बेईमानी में तो नहीं लिपटे हुए हो? यदि ऐसा है तो संभल जाओ, नहीं तो निश्चित ही तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। राजा की बातें सुनकर रामसुख उन्हें समझाने का प्रयास करता है, लेकिन तभी अचानक वीरू घबराकर सबके सामने सच्चाई बता देता है। महाराज, मेरे मालिक ने कुछ नहीं किया है। वो किसी चोरी बेईमानी में लिप्त नहीं है, बल्कि हमें तो ये धन एक रहस्यमय कुएं से प्राप्त हुआ है। उस कुएं में खजाना है और एक बूढ़ी स्त्री भी जो लोगों को। यदि तुम्हें किसी खजाने की खबर मिलती है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सबसे पहले ये बात राजा को आकर बताओ। चलो, हमें उस कुएं के पास लेकर चलो। रामसुख और वीरू राजा उनके मंत्री और सैनिकों को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो रहस्यमय कुआं था। लेकिन वहां पहुंचकर रामसुख के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कुआं अपनी जगह से गायब था। महाराज, यही वो जगह है जहां हमने कुआं देखा था और वीरू इसमें गिर गया था। फिर मैंने अंदर जाकर खजाना देखा और खजाने की रक्षक कोई बूढ़ी स्त्री भी थी। यहाँ पर तो कोई कुआं नहीं है। तुम दोनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे हो। जरूर तुम कोई चोर हो। तुमने ये धन कहीं से चुरा लिया है और अब पकड़े जाने पर तुम कुएं की कहानी बता रहे हो। राजा रामसुख को जेल में डालने का आदेश देते हैं। राजा के आदेश पर रामसुख को जेल में डाल दिया जाता है। वीरू को रामसुख के जेल जाने के बाद बहुत बुरा लगता है। पहले विजय हमें छोड़कर चला गया, मालिक को भी राजा ने जेल में डाल दिया। आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मालिक निर्दोष है। मुझे हर हाल में उसे जेल से बाहर निकालना ही होगा। आखिरकार वीरू नगर एक एक प्रसिद्ध साधु महात्मा से जाकर मिलता है। वो साधु महात्मा को उस रात हुई सारी घटना के बारे में बताता है। बेटा, तुमने ये बात राजा को क्यों नहीं बताई? तुम्हें पूरी बात राजा को बतानी चाहिए। अवश्य ही वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते। लेकिन तुम चिंता मत करो,
अभी भी हमारे पास समय है। साधु महात्मा, ये बात तो मेरे मालिक को भी नहीं पता है कि उनका बेटा कहाँ है। ये बात केवल मैं जानता हूँ कि विजय कहाँ है और उस कुएं के अंदर जो स्त्री रहती है उसकी क्या सच्चाई है। लेकिन जब से वो कुआं अपनी जगह से गायब हुआ है तब से मुझे काफी चिंता हो रही है और अभी मेरे मालिक भी जेल में है। आप बताइए मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, उस कुएं का इतिहास मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब महाराज के पिता के शासन था। ये नगर मेरे हवाले कर दो राजा, नहीं तो मैं तुम्हारे नगर में सबको मूर्तियां बना दूंगी। मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मेरे नगर के किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकती हो। हम तुम्हें ऐसी जगह पर कैद कर देंगे जहां से तुम कभी निकल नहीं पाओगी। राजा जादूगरनी की वजह से काफी परेशान थी, क्योंकि वो आए दिन नगर के लोगों को पकड़कर उन्हें छोटी छोटी मूर्तियों में बदल दिया करती थी। एक दिन राजा इस समस्या के समाधान के लिए साधु महात्मा के पास पहुँचे। साधु महाराज, नगर में ऐसी जादूगरनी का आतंक छाया हुआ है जो लोगों को पकड़कर उनकी मूर्तियां बना देती है। आप ही बताइए, आखिर उस जादूगरनी से मैं नगर को कैसे बचाऊं? हे राजन, वो जादूगरनी निडर होकर इसलिए घूम रही है क्योंकि कोई इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता। उसे उसकी शक्तियों से खत्म किया जा सकता है। यदि कोई ये जान ले कि वो लोगों को मूर्तियां बनाने के लिए किस शक्ति का प्रयोग करती है, तभी जाकर उसे खत्म किया जा सकता है। साधु महाराज, ये संभव नहीं है क्योंकि नगर में ऐसी बात फैली हुई है, जब भी वो किसी को मूर्ति बनाती है तो वातावरण में धुआं भर जाता है, कोई उसे देख नहीं पाता है। उसने किस प्रकार के मंत्र का प्रयोग किया है? राजन, नगर के लोगों की सुरक्षा आवश्यक है, इसीलिए मैं अभी उसे जादूगरनी को एक गहरे कुएं में कैद कर देता हूं। किंतु ध्यान रहे, जब भी उस कुएं के पास कोई डरपोक व्यक्ति होगा तो जादूगरनी उसे मूर्ति बना देगी। साधु ने अपनी शक्तियों से जादूगरनी को कुएं में कैद कर दिया। तब जाकर नगर के लोगों को राहत मिली। वीरू, मैंने उस जादूगरनी को रहस्यमय कुएं में कैद किया था। दरअसल वो जादूगरनी जब भी किसी डरपोक व्यक्ति को देखती है तो वो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके मूर्ति बना देती है। रामसुख उसे देखकर डरा नहीं, बल्कि उससे बात की, इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन विजय कुएं के बाहर होते हुए भी जादूगरनी की परछाई से डर गया और इसी कारण जादूगरनी ने उसे मूर्ति बना दिया। साधु महाराज, मैंने वो विधि देख ली है जिससे वो लोगों को मूर्ति बनाती है। जब मेरे मालिक कुएं में उतर रहे थे और उधर विजय जादूगरनी की परछाई देखकर डर गया था, उस समय मैं कुएं के अंदर था। मैंने देखा थोड़ी ही देर में उस बूढ़ी स्त्री ने विजय को अपनी शक्तियों से कुएं के अंदर खींच लिया और उसे मूर्ति में बदल दिया। अब समय आ गया है उस जादूगरनी के अंत का, और उसका अंत केवल तुम ही कर सकते हो। जिस विधि से जादूगरनी दूसरों को मूर्तियां बनाती है, तुम्हें इस विधि का प्रयोग करके उसे मूर्ति बनाना होगा जिससे वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन साधु महाराज, कुआं अपनी जगह पर नहीं है। ऐसे में मैं जादूगरनी तक नहीं पहुंच पाऊंगा और विजय को छुड़वाना भी आवश्यक है। राजा को यह सिद्ध करना है कि मेरे मालिक चोर नहीं है। तुम चिंता मत करो, केवल 15 दिनों की प्रतीक्षा करो। 15 दिन बाद वो अपने स्थान पर आ जाएगा। तब तुम कुएं के अंदर जाकर उस बूढ़ी स्त्री को एक मूर्ति में परिवर्तित कर देना। मैं राजा को जादू करने की पूरी कहानी बताऊंगा। वो मेरी बात पर विश्वास जरूर करेंगे। आखिरकार 15 दिन का समय बीतता है। कुआं पहले की तरह अपने स्थान पर आ जाता है। कुएं के बाहर साधु महात्मा, राजा और रामसुख खड़े होते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम विजय को लेकर जरूर वापस आओगे और मुझ पर जो चोर होने का कलंक लगा है उसे भी खत्म कर दोगे। मुझे तुम पर गर्व है वीरू। तुम जैसा साथी पाकर
मैं धन्य हो गया। वीरू अंदर जाता है और वो देखता है कि बूढ़ी स्त्री बैठी होती है। वो कुछ बड़बड़ा रही होती है और उसके सामने सारी मूर्तियां बिखरी पड़ी होती है। ये जादूगरनी सारी मूर्ति को नष्ट करने की योजना बना रही है। यदि मूर्तियां नष्ट हो गई तो इनमें बसे हुए प्राण भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले कि अपने कार्य में सफल हो, मुझे इसके ऊपर इसकी ही शक्ति का प्रयोग करना होगा। वीरू जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है, जिसे सुनकर बूढ़ी स्त्री अपने कान बंद कर लेती है। चुप हो जाओ, कौन है ये, कौन है? मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से नष्ट कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं इन सारी मूर्तियों को नष्ट कर दूंगी और इनमें जिनके भी प्राण कैद है वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। हाँ। गधा वीरू पूरी हिम्मत से काम लेता है। वो बूढ़ी स्त्री से बिल्कुल नहीं डरता है। आखिरकार थोड़ी देर में वो बूढ़ी स्त्री एक मूर्ति में बदल जाती है। बाहर एक अलग सी रोशनी छा जाती है। मूर्ति के लोग इंसान में बदल जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं मूर्ति की कैद से आजाद हो गया। मुझे आजादी मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद वीरू। यदि तुम नहीं होते तो शायद ये हमें हमेशा के लिए नष्ट कर देती। उनमें विजय भी होता है। वीरू सभी को लेकर कुएं से बाहर आता है। रामसुख वीरू और अपने बेटे विजय को देखकर बहुत खुश होता है। साधु महाराज, यदि आपने मुझे इस कुएं का रहस्य नहीं बताया होता तो मैं एक निर्दोष को दंड दे देता। मैं एक राजा हूं, मुझे सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। रामसुख वीरू और विजय के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। राजा रामसुख को राज दरबार में ऊंचा पद देते हैं और साथ में वो वीरू का भी बहुत ध्यान